नमस्कार दोस्तों सीटेट 2020 और रिट 2020 के लिए जो आपकी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है वो हिंदी व्याकरण आपका ज्यों का त्यों चलता रहेगा। उसी के साथ साथ आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियों की, जो कि लगभग हिंदी का व्याकरण और हिंदी की शिक्षण विधियां यानी हिंदी के पेडागोजी दोनों का टेट एग्जाम में लगभग बराबर का योगदान होता है। तो चलिए शिक्षण विधियों से हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू कर रहा हूँ। पहली वीडियो है, पहली क्लास है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको शिक्षण विधियां समझ में आएंगी। तो देखिए शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। देखिए हालांकि पेडागोजी में ज़्यादातर प्रश्न शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के बिंब, तो ये इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे, शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, बाद में फिर शिक्षण विधियों की बात करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एजुकेशन है क्या, शिक्षा क्या है। शुरुआत हम आज की यहीं से कर रहे हैं कि शिक्षा क्या है। तो हमने कहा कि शिक्षा वास्तव में चिंतन का परिणाम है। अब ये बात आपको हो सकता है सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही हो कि चिंतन का परिणाम शिक्षा कैसे हो सकती है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। डेली लाइफ से यदि आप जोड़ते हुए चलेंगे आपकी एजुकेशन को, तो वो बड़े अच्छे समझ में आएंगे और मैं पूरी पेडागोजी को डेली लाइफ से जोड़ते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा कि शिक्षा वास्तव में चिंतन का परिणाम है। किस प्रकार से है वो देखिए। मैंने कहा कि जीवन में जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसका समाधान खोजने के लिए चिंतन करता है। मानव जीवन है, दैनिक जीवन में लगभग समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। अगर हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो हम क्या करेंगे, उसका समाधान ढूंढने के लिए, उस समस्या को सोल्व करने के लिए उसके बारे में सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चिंतन के परिणाम स्वरूप उसे समाधान तो प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति उस समस्या के बारे में सोचता है, उस पर चिंतन करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे उस समस्या का समाधान तो मिल जाता है, परंतु उस समाधान के साथ साथ एक सीख भी प्राप्त होती है। वो जो सीख मिलती है उस सीख को ही हम शिक्षा कह सकते हैं। वो जो सीख हमें मिली है उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं सीधा सा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं बाइक लेकर जा रहा हूँ, किसी भी रास्ते में मैं बाइक से चल रहा हूँ और अचानक चलते चलते मेरी बाइक हो गई बंद, बाइक बंद पड़ गई, या मैंने आसपास देखा कोई मैकेनिक नहीं है, तो वो मेरे सामने एक समस्या है, समस्या उत्पन्न हो गई। अब उसका समाधान भी मुझे ही करना है क्योंकि वहां पर कोई मैकेनिक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं वहां पर चिंतन करूंगा। मैंने चिंतन किया वहां पर उस बाइक में, जैसे देखा भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, वो बंद क्यों पड़ी, उसके चौक वगैरह, प्लग वगैरह, पेट्रोल पाइप वगैरह मैंने चेक किए। जब मैंने उस पर चिंतन किया तो लास्ट में बहुत सोचने विचारने के बाद मान लीजिए मुझे पता लग गया कि इसका जो पेट्रोल पाइप है, उस पेट्रोल पाइप में सही तरीके से पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा। मैंने जैसे तैसे करके उसमें पेट्रोल पहुंचाया, बाइक स्टार्ट हो गई। अब देखिए मैंने क्या किया, उस समस्या पर चिंतन किया, सोचा उसके बारे में, तो मुझे समाधान तो मिल गया। लेकिन उस समाधान के साथ साथ मुझे एक सीख और मिली। और वो सीख क्या मिली कि यदि इन फ्यूचर कभी दोबारा से बाइक बंद होती है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बाइक किस वजह से बंद हो रही है, इसके पेट्रोल पाइप में पेट्रोल नहीं जाता इसलिए बंद हो रही है। तो अगर दोबारा से कभी ऐसा होगा, बाइक बंद होगी, तो मुझे दोबारा से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधा मैं जैसे तैसे करके पेट्रोल पाइप के पास पहुंच जाऊंगा सीधा। तो ये जो सीख हमें मिली है, ये सीख ही दोस्तों क्या कहलाती है, सीख ही शिक्षा कहलाती है। ये अभी शिक्षा हमें मिली कहां से, जब हमने चिंतन किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि शिक्षा वास्तव में चिंतन का परिणाम है। जब व्यक्ति चिंतन करता है तो चिंतन के परिणाम स्वरूप ही उसे शिक्षा मिलती है। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लूं चिंतन के बारे में। देखिए चिंतन क्या है। चिंतन दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। चिंतन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का, देखिए एक तो होता है स्वली चिंतन और एक दूसरा होता है यथार्थ चिंतन। चिंतन के मुख्य रूप से दो प्रकार, यहां से भी काफी बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं स्वली चिंतन को लेकर। तो एक होता है स्वली चिंतन, एक होता है यथार्थ चिंतन। क्या होते हैं दोनों, चलिए ये दोनों समझा दूं आपको कि स्वली चिंतन क्या है और यथार्थ चिंतन क्या है। देखिए स्वली चिंतन का मतलब होता है कि यह चिंतन झूठा और काल्पनिक होता है। झूठा होता है, कल्पनाओं पर आधारित होता है। जैसे काफी बार आपने देखा होगा कि हम बिस्तर में लेटे हुए लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, कल्पनाएं करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो स्वली चिंतन होता है जो काल्पनिक होता है। और इस चिंतन से कभी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हम केवल कल्पना करते रहते हैं।
इससे कभी भी आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। ये तो होता है दोस्तों स्वलीय चिंतन। दूसरा मैंने आपको बताया था यथार्थ चिंतन। ये यथार्थ चिंतन जो होता है ये सत्य और वास्तविक होता है, ये सत्य पर आधारित होता है, ये वास्तविकता पर आधारित होता है, इसलिए समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। जो वास्तव में आपके सामने समस्या है उस समस्या पर, उस वास्तविक समस्या पर आधारित होता है, इसलिए आपको समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम बात करें यथार्थ चिंतन की, तो देखिए यथार्थ चिंतन भी दो प्रकार का है। यहाँ तो मैंने केवल इन दोनों की बात की है, स्वलीय और यथार्थ। स्वलीय जो कि झूठा है, कल्पनाओं पर आधारित है, यथार्थ जो कि सच्चा है, वास्तविकता पर आधारित है। अब ये जो वास्तविकता पर आधारित है, जो सत्य चिंतन है, इसके भी दोस्तों तीन प्रकार हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से, देखिए यथार्थ चिंतन भी तीन प्रकार का होता है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं उनकी हमें बात करनी है। देखिए एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन, और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। अब ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है सामान्य, अच्छा शिक्षक और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, इसको आप थोड़ी देर के लिए दिमाग में ना रखें, इसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, एक अभिसारी चिंतन है, एक अपसारी चिंतन है, एक आलोचनात्मक चिंतन है। काफी बार आपने पढ़े होंगे और हो सकता है कि आप में से बहुत ज्यादा साथियों को इसमें कंफ्यूजन भी रहा हो कि अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है। तो आज मैं आपका इनका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए इनका मतलब क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है, दोनों का मतलब क्या है, वो मतलब आप समझेंगे। देखिए हिंदी में दोस्तों दो उपसर्ग हैं, एक उपसर्ग होता है अभि और एक उपसर्ग होता है अप। अभि उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों पास या सामने, जैसे हम कहते हैं अभिमुख, यानी मुख के पास या मुख के सामने। जबकि अप जो उपसर्ग होता है, इस अप उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, जैसे हम कहीं भी अप उपसर्ग लगा देंगे, जैसे अपव्यय, यानी आवश्यकता से अधिक व्यय करना, आवश्यकता से अधिक खर्च करना। तो अभी का अर्थ हो गया पास या सामने और अप का अर्थ हो गया अधिक। अब यहीं से आपको ये दोनों चिंतन समझने हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। कैसे समझेंगे आप, देखिए मैंने कहा कि अभी का अर्थ है पास या सामने, यानी जो डाटा, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, केवल उन्हीं आंकड़ों पर, केवल उन्हीं डाटा पर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। जबकि जो डाटा हमारे सामने हैं उन पर चिंतन करते हुए अपनी तरफ से अधिक आंकड़े जोड़कर चिंतन करना, वो दोस्तों अपसारी चिंतन कहलाता है। अभिसारी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो डाटा हमारे पास है, जो हमारे सामने है, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, केवल उन्हीं आंकड़ों पर चिंतन करना वो अभिसारी चिंतन कहलाएगा, क्योंकि अभी का अर्थ पास होता है, अप का अर्थ होता है अधिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपसारी चिंतन का मतलब कि जो डाटा हमारे सामने है उन पर तो हमें चिंतन करना है, लेकिन उसके अलावा अपनी तरफ से अधिक डाटा जोड़ते हुए चिंतन करना है, तो वो कहलाएगा आपका अपसारी चिंतन। किस प्रकार से, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से काम करता है। अगर आपको ये प्रश्न दिया जाए, ये इस प्रकार का कोई आपको एक प्रश्न दिया जाए, इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है, तो देखिए प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक समस्या होता है। आप क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो अपने आप में एक समस्या है, ये आपके सामने एक समस्या है, इस समस्या का आपको समाधान करना है, तो आप इस पर चिंतन करेंगे। अब चिंतन कौन सा चलेगा वहां पर, वो देखिए। अब ये जो आंकड़े आपके सामने हैं 5 + 8 डिवाइड 2 + 6 मल्टीप्लाई 4, ये जो डाटा आपके सामने है, आप केवल इसी डाटा पर ही तो सोचेंगे। भाई इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप केवल इसी डाटा पर चिंतन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसके आगे अपनी तरफ से और कुछ जोड़ लिया, +10 कर लिया, -5 कर लिया, अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये जो चिंतन होगा, जो इसी डाटा पर आधारित रहेगा, जो डाटा आपको दिए गए हैं, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, जो आपके पास हैं, जो आपके सामने हैं, केवल उन्हीं पर चिंतन करना, वो तो कहलाएगा दोस्तों अपसारी चिंतन। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये आपका प्रश्न है, मानो मैं प्रधानमंत्री होता, इस विषय पर एक निबंध लिखिए, मानो मैं प्रधानमंत्री होता, इस शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए कुछ डाटा आपको दे दिया, कुछ आंकड़े आपको दे दिए कि इस विषय पर, इस शीर्षक पर आपको निबंध लिखना है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आपको अपनी तरफ से अधिक आंकड़े जोड़ने पड़ेंगे, आपको अपनी तरफ से अधिक डाटा जोड़ना पड़ेगा, अपनी तरफ से अधिक व्याख्या प्रेजेंट करनी होगी। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों अपसारी चिंतन। सीधा सा मतलब ये है कि अभिसारी चिंतन का मतलब जो हमारे पास है या जो हमारे सामने है उस पर चिंतन करना, और अपसारी का मतलब जो पास है उसके साथ साथ अपनी तरफ से अधिक आंकड़े जोड़ते हुए चिंतन करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे की, आलोचनात्मक चिंतन की, तो देखिए आलोचना शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज के गुण या दोष दोनों की विवेचना करना, अच्छाई बुराई दोनों की तरफ ध्यान देना।
तो जिस टीचर में आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है वो कहलाता है एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। अब देखिए कैसे, यहाँ से सीधा प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि एक अच्छे शिक्षक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे तीनों। अब मैं आपको तीनों ये समझा दूं कि अभिसारी चिंतन कौन से टीचर में मिलेगा, अपसारी चिंतन कौन से टीचर में, और आलोचनात्मक चिंतन कौन से टीचर में। अब देखिए अगर कोई भी टीचर है, मान लीजिए मैं क्लास में गया और मैं क्लास में अपने साथ कोई भी बुक या मेरे नोट्स वगैरह लेकर चला गया, और वो जो नोट्स में या बुक में जो मेरे पास है, जो मेरे सामने रखे हुए मेरे नोट्स, उनमें जो लिखा हुआ है, अगर वो ज्यों का त्यों मैं क्लास में जाकर विद्यार्थियों को कॉपी करवा दूं, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं समझाया, तो फिर स्टूडेंट क्या कहेंगे कि नाम का ही टीचर है। यानी वो कैसा शिक्षक कहलाएगा, वो कहलाएगा एक सामान्य शिक्षक। और अगर मैं क्लास में बेशक नोट्स लेके चला जाऊं, चाहे कुछ डाटा मेरे पास है, लेकिन उसमें मैं अपनी तरफ से और अधिक डाटा जोड़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अगर मैं बता रहा हूं, तो स्टूडेंट क्या कहेंगे कि टीचर अच्छा है। यह आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य शिक्षक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है, जबकि एक अच्छे शिक्षक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, और एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक में आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये हो गए दोस्तों यथार्थ चिंतन के तीनों प्रकार, जो यथार्थ चिंतन 3 प्रकार का होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां हमने केवल 2 ही बातों पर बात की है कि शिक्षा क्या है और चिंतन क्या है। जो शिक्षा है वो वास्तव में चिंतन का ही परिणाम है। चिंतन जो कि 2 प्रकार का आपको बताया, स्वलीय चिंतन और यथार्थ चिंतन। और यथार्थ चिंतन के भी आपको 3 प्रकार बता दिए, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो यहां से आपको ये तीनों प्रश्न विशेष रूप से याद रखने हैं कि एक सामान्य शिक्षक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है, अच्छे शिक्षक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है एक श्रेष्ठ शिक्षक में। चलिए दोस्तों क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कुछ एक परिभाषाएं बता रहा हूं। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है हम्प्रे, उन्होंने हम्प्रे ने कहा कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। सीधी सी परिभाषा है, परिभाषा तो भाई आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो हम्प्रे का कथन है कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। अगले परिभाषा में बता रहा हूं डॉक्टर एन मुखर्जी के अनुसार, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने क्या कहा, देखिए कि शिक्षण कार्य यानी टीचिंग करवाना प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने हाथ में चाय का प्याला लेकर चाय पीने जितना आसान नहीं है टीचिंग करवाना। बल्कि टीचिंग क्या है, टीचिंग तो कला और विज्ञान है, यानी ये दोनों का मिश्रण है। ये कला भी है और ये विज्ञान भी है, दोनों का मिश्रण है शिक्षण। तो ये जो कथन है ये है डॉक्टर एन मुखर्जी का, जिन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। अगला कथन हम देखें जॉन लॉक के अनुसार। देखिए जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मन एक कोरे कागज के समान होता है। जो बालक का मन होता है वो एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। शिक्षक का दायित्व है बालक के खाली मन को नए नए ज्ञान और सूचनाओं से भरना। सीधा सा वैसे आप देखिए प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ से। अब प्रश्न बता दूं, ये जो आपके सामने जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ तक आपके सामने केवल 2 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न कि शिक्षण क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण क्या है। अब ऑप्शन में डाल दिया शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, या शिक्षण ना कला है ना ही विज्ञान है, या शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो ध्यान रखेंगे शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि बालक के मन को कोरा कागज या कोरी स्लेट के समान किसने माना। तो बालक के मन को कोरा कागज माना है दोस्तों जॉन लॉक ने, जिन्होंने बालक के मन को कोरा कागज बताया। ये हमने 2-3 परिभाषाओं की बात कर ली। चलिए और आगे बढ़ाएं, शिक्षा के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति। जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, ये एजुकेशन शब्द बना कैसे। तो देखिए एजुकेशन शब्द, ये जो एजुकेशन शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ये एजुकेटम, जिस एजुकेटम में 2 शब्द शामिल हैं, एक तो है ए यानी ई और एक है ड्यूको। ये 2 शब्द ए प्लस ड्यूको से मिलकर बना दोस्तों एजुकेटम, और एजुकेटम से बन गया एजुकेशन। अब यहाँ पर 2 आपके सामने आ गया, ई आ गया आपके सामने, ड्यूको आ गया। इन दोनों का मतलब क्या है वो देखिए। यहाँ पर ए का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, ए का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, या मैं कह सकता हूँ विकसित करना या बाहर निकालना, कुछ भी कह सकता हूँ। तो ए का अर्थ हो गया दोस्तों अंदर से बाहर की ओर, ड्यूको का अर्थ हो गया आगे बढ़ाना। अर्थात
इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना या फिर विकसित करना। एजुकेशन का अर्थ हो गया अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना या फिर विकसित करना, यानी व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां होती है, उसकी जो इंटरनल पावर है, उस इंटरनल पावर को बाहर लाना, उसे बाहर लाना, बाहर की ओर बढ़ाना या फिर उसका डेवलपमेंट करना, उसे विकसित करना, वो ही एजुकेशन कहलाती है। तो ये सीधा सा बस आप याद रख लेंगे कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और एक आप याद रखेंगे एजुकेटम है ये ई और ड्यूको से बना है। यहां पर आप ड्यूको का अर्थ याद रखेंगे कि ड्यूको का अर्थ क्या होता है। ड्यूको का अर्थ होता है दोस्तों आगे बढ़ाना, अर्थात शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है दोस्तों, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें अंदर से बाहर की ओर धकेलती है, अंदर से बाहर की ओर बढ़ाती है। अब एक बात और बता दूं आपको, शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग वैदिक काल में हुआ। जब वैदिक काल में जब हमारी गुरुकुल पद्धति चलती थी, जब आश्रम हुआ करते, तो वहां पर आश्रम में व्यवस्था में पहली बार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक काल में पहली बार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया, जहां गुरुकुल में गुरु हुआ करता और वहां पर विद्यार्थी हुआ करते, जो उसी में अंतेवासी जिनको हम बोलते थे, आश्रम में रहकर जो विद्या अध्ययन करते थे। और अगर आपने एक बात कभी नोटिस की हो तो हिंदी की डिक्शनरी में गुरु शब्द का अर्थ क्या बताया, तो गुरु शब्द का अर्थ भी यही बताया गया, अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये गुरु शब्द का प्रयोग वहां पर, गुरु शब्द का अर्थ वहां पर बताया गया है। तो ध्यान रख लेंगे कि शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग वैदिक काल में हुआ। चलिए अगली बात हम करें। अब मैं आपको बता दूं, देखिए शिक्षा की परिभाषाएं दोस्तों याद करने का मैटर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परिभाषाओं से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको 6-7 परिभाषाएं बता रहा हूं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले परिभाषा दोस्तों अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा का कार्य है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का शरीर काफी हेल्दी हो, काफी स्वस्थ हो, लेकिन जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता। यानी शरीर तो आपका स्वस्थ हो सकता है, लेकिन उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कौन करेगी, वो मस्तिष्क का निर्माण दोस्तों शिक्षा करेगी। ये कथन है दोस्तों अरस्तु का। दूसरी परिभाषा देखें प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास प्राप्त होता है। तीनों प्रकार का विकास, शारीरिक विकास फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी इसमें आ गया, बौद्धिक विकास भी इसमें आ गया। तीनों प्रकार का जो विकास होता है वो तीनों प्रकार का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये कथन है दोस्तों प्लेटो का। अगला कथन है देखिए जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा। ध्यान रखें कि जॉन लॉक ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होगी उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होगी। तो उन्होंने शिक्षा के जो कंपेयर किया है वो तुलना की है वो कृषि से की है। अगला कथन हम देख रहे हैं पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। जो बालक की आंतरिक अभियोग्यताएं होती हैं, जो बालक की जो भी इंटरनल जो भी पावर है, जो बालक की आंतरिक शक्तियां हैं, उनका विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये कथन है दोस्तों पेस्टोलॉजी का। अगली परिभाषा देखते हैं। देखिए हम महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। यानी गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वो है जो मनुष्य के शरीर, मनुष्य की आत्मा और मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करे, सर्वोत्तम विकास करे, सही तरीके से विकास करे, वो ही शिक्षा है। ये कथन है दोस्तों गांधी जी का। अगला कथन हम देखें स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित यानी जो उसमें पहले से है बालक में, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। बालक की जो पहले से उसमें जो भी बेहतरी शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त करती है एजुकेशन, उनको अभिव्यक्त करती है शिक्षा। ये कथन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का। और अगला कथन है देखिए फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की जो आंतरिक शक्तियां, जो इंटरनल पावर है, उसे एक्सटर्नल बना देती है, उसे बाहर निकाल देती है। ये बात कही है दोस्तों फ्रोबेल ने। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली शिक्षा की परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं देखिए शिक्षण प्रक्रिया।
कि जो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, वो शिक्षण प्रक्रिया जो पहले द्विमुखी हुआ करती, वर्तमान में त्रिमुखी के रूप में चल रही है। तो अब थोड़ा सा शिक्षण प्रक्रिया को हम समझ लें। तो देखिए, प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण जो अपना पहले जो हमारी गुरुकुल पद्धति हुआ करती, यदि हम उस दृष्टिकोण से देखें तो उस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया। यानी शिक्षा के केवल दो ही मुख होंगे। वो दो मुख कौन से होंगे? एक होगा शिक्षक, एक होगा विद्यार्थी। केवल दो ही मुख होंगे, शिक्षक पढ़ाएगा, विद्यार्थी पढ़ेगा। शिक्षा की इस प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता था और छात्र द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार को अधिगम कहा जाता था। यानी दो ही मुख है, एक शिक्षण है, एक अधिगम है। शिक्षण शिक्षक के द्वारा किया जाएगा तो अधिगम छात्र के द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, एक ध्यान देने योग्य बात बता रहा हूं आपको। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षण होने पर अधिगम भी होगा, यह आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षण होने पर अधिगम होगा। शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग कौन करवाएगा दोस्तों? टीचर करवाएगा। अधिगम लर्निंग। लर्निंग कौन करेंगे? स्टूडेंट करेंगे। अगर क्लास में टीचर टीचिंग करवा रहा है तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं। अगर शिक्षण हो रहा है तो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि अधिगम भी होगा, परंतु अधिगम तब होगा जब शिक्षण होगा। लेकिन यह जरूरी है कि यदि क्लास में अधिगम हो रहा है मतलब शिक्षण करवाया जा रहा है। अगर बच्चे लर्निंग कर रहे हैं तो मतलब टीचर टीचिंग करवा रहा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि जरूरी नहीं है कि शिक्षण होने पर अधिगम हो, लेकिन ये जरूरी है कि अधिगम तब होगा जब शिक्षण होगा। ये तो दोस्तों हमने देखिए बात की प्राचीन दृष्टिकोण की। जो हमारा गुरुकुल पद्धति हुआ करती, उस समय शिक्षा द्विमुखी हुआ करती। अगर हम पाश्चात्य की बात करें, वेस्टर्न की बात करें यदि हम, तो इसमें देखिए पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार जॉन डीवी और बीएस ब्लूम दोनों ही मनोवैज्ञानिक, इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अब त्रिमुखी का मतलब क्या होगा? देखिए, दो मुख तो पहले से थे दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी। अब इसमें तीसरा और जोड़ा गया, एक तीसरा पक्ष जोड़ा गया। वो तीसरा कौन सा जोड़ा गया कि इस प्रक्रिया में छात्र व शिक्षक के मध्य तीसरा पक्ष पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को माना जाता है। तीसरा पक्ष जोड़ दिया सिलेबस। सिलेबस को तीसरा पक्ष जोड़ दिया। और यह पाठ्यक्रम या यह विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? समाज प्रदान करता है। सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? तो सिलेबस दोस्तों आपको मिलेगा समाज से। अब देखिए, पहले केवल दो ही पक्ष हुआ करते, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक गुरु है, एक शिष्य है। सिलेबस नहीं हुआ करता। गुरु क्या पढ़ाएगा, शिष्य को कौन सी शिक्षा देता है? वो उसे तलवारबाजी सिखाता है, वो उसे धनुष विद्या सिखाता है, वेद शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, एक निर्धारित सिलेबस नहीं हुआ करता। लेकिन अब एक तीसरा पक्ष और आ गया। वो तीसरा पक्ष आ गया सिलेबस, विषय वस्तु। अब शिक्षण प्रक्रिया में तीन पक्ष हो गए, छात्र, शिक्षक और साथ में सिलेबस हो गया। अब ये सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? तो देखिए, सिलेबस आपको मिलेगा दोस्तों आपके समाज से। यानी आपकी जो बुक्स होंगी, आपके जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस में आपके समाज से संबंधित ही बातें होती हैं। चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो, जैसे हम इंडिया की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में चाहे इंडिया की ज्योग्राफी है, चाहे आपकी इंडिया की हिस्ट्री है, चाहे आपकी इंडिया की पॉलिटी है, वो सिलेबस तो आपका सारा आपको समाज से मिल रहा है, वो इंडियन सोसाइटी से ही मिल रहा है। तो यह विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? विषय वस्तु दोस्तों समाज प्रदान करता है। अब देखिए, त्रिमुखी मानने वाले कौन कौन है, दोनों नाम याद रखेंगे। जॉन डेवी ने त्रिमुखी माना है, बीएस ब्लूम ने त्रिमुखी माना है। अब हम देखिए आपको बता देते हैं एक बार बीएस ब्लूम के अनुसार। बीएस ब्लूम ने दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया, ये आपकी शिक्षण प्रक्रिया है, तो देखिए त्रिमुखी माना। तीन मुख बता दिए। कौन कौन से तीन मुख बताए? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ध्यान रखना, बीएस ब्लूम ने तीन पक्ष बताए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, जबकि जॉन डेवी ने भी तीन पक्ष बताए हैं। वो तीन पक्ष कौन कौन से? शिक्षक, विद्यार्थी और समाज। बस ये बात आप याद रखेंगे। जॉन डेवी के अनुसार, बीएस ब्लूम, दोनों के अनुसार मैंने आपको बता दी, दोनों के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया द्विमुखी प्रक्रिया थी। अब इसके बाद दोस्तों हमें बात करनी है शैक्षिक उद्देश्यों की। शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, वो सारी हम बातें करेंगे। मैंने आपको कहा था कि पेडागोजी का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी समझ के चलते हैं कि पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियां। भाई, शिक्षण विधियां पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षण विधियों पर तो मैं बहुत बाद में पहुंचूंगा। ये मत सोचें कि कल ही शिक्षण विधियों पर पहुंचाऊंगा। करीब शिक्षण विधियों तक पहुंचते पहुंचते एक वीक निकलेगा पूरा, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको शिक्षण के सूत्र भी करवाने हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। आपको शिक्षण के सिद्धांत भी करवाने हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन संबंध का सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी सूत्र हैं, शिक्षा के बिंब वगैरह करवाने हैं, लक्ष्य उद्देश्य करवाने हैं। तो आप बस एक एक चीज को
डे बाय डे मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलें। कंप्लीट पेडागोजी हिंदी की यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपके सामने। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक बार फिर शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, आप उससे चूकेंगे नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि वीडियो को लाइक करें, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।